Welcome friends. UPSC has come out with the notification for Senior Administrative Officer DRDO, जिसकी लास्ट डेट कब है? 10 अगस्त 2023। अब इस वाली वैकेंसी के लिए जो एक नोटिफिकेशन आया है, उसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसमें 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अब इस 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस में कुछ कीवर्ड्स हैं। अब डाउट ये है काफी लोगों को कि जो वो लोग काम करते हैं, जो उनका वर्क एक्सपीरियंस है, वो रेलेवेंट है या नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी हाई लेवल जेनरिक कीवर्ड्स। ठीक है, तो इसलिए लोगों को थोड़ा डाउट होना स्वाभाविक है। इसमें कंफ्यूजन इसलिए भी ज्यादा है कि इस वाली वैकेंसी के लिए प्राइवेट सेक्टर के लोग भी एलिजिबल हैं। यूजुअली जो यूपीएससी के इस तरह का वर्क एक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, इन्हीं के लोग एलिजिबल होते हैं। काफी कम वैकेंसी जैसे आती हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी की, जहां प्राइवेट सेक्टर के लोग भी एलिजिबल होते हैं। सो ये उन्हीं में से एक है। और क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग भी एलिजिबल है, तो वो जो लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो उनका वर्क एक्स है, वो उनको इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल बनाता है या नहीं, तो ये हम इस वीडियो में अच्छे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट आई वांट टू गिव यू अ डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर क्या है कि न तो हम यूपीएससी के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और न ही हमारा कुछ लीगल एक्सपर्टीज है कि हम नोटिफिकेशन की लैंग्वेज को लीगली इंटरप्रेट करके आपको बता पाए। हम लोग क्या कर रहे हैं? सो हम लोगों ने इस सारे एनालिसिस के लिए ना 3-4 चीजें किया है। नंबर 1, कि इसी वाले एग्जाम के लिए, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डीआरडीओ के लिए, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पिछले एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं, जैसे कि अभी 2022 में हुआ था, या फिर 2019 में एडमिन ऑफिसर का एग्जाम हुआ फॉर बीआरओ। ठीक है, तो जो पुराने हमारे लोग सिलेक्ट हुए, उनसे हम लोगों ने बात की इसको समझने के लिए। दूसरा, हम लोगों ने क्या किया कि जो यूपीएससी के वेबसाइट पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले फॉर द सेम पोस्ट। सो यूपीएससी क्या करता है कि जब आप लोग अप्लाई करते हो, उसके बाद यूपीएससी आपको एक एडमिट कार्ड वगैरह देगा, फिर आप रिटर्न एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अगर आपका रिटर्न में अच्छा स्कोर होता है तो यूपीएससी एक लेवल की स्क्रूटिनी करता है। ठीक है, और उस लेवल की जो वो करता है, तो उसमें जो यूपीएससी ने जो अपनी वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं इसी एग्जाम के लिए पहले, ठीक है, तो उसको भी हम लोगों ने स्टडी किया। जैसे ये वाला डॉक्यूमेंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बीआरओ को जब हायरिंग हुई, तो किस किस को यूपीएससी ने एलिजिबल माना, किस किस को नहीं माना। एक ये वाला डॉक्यूमेंट है जो कि 2018-19 के आसपास आया था। फिर इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए सीएसबीएफ में जिसका बिल्कुल एक्सपीरियंस या रिक्वायरमेंट जिसका सेम है, कि एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में या अकाउंट्स में या एस्टेब्लिशमेंट में, जो कि आप लोगों का भी है, तो उसमें यूपीएससी ने किसको एलिजिबल माना, किसको नहीं माना। जैसे कि यूपीएससी ने साफ साफ लिख दिया कि सॉफ्टवेयर या आईटी वाले लोग एलिजिबल नहीं है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोगों ने स्टडी किया है इस वाले वीडियो को बनाने के लिए, जो यूपीएससी की साइट पे पब्लिकली अवेलेबल है। तीसरा, हम लोगों ने क्या किया कि बाकी जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वहां एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्या काम करता है, उसका क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, उस वाली चीज को हम लोगों ने देखा। सो इन 3-4 चीजों के बेस को एनालिसिस करके हम लोगों ने ये एक वीडियो बनाया है। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। बाकी एज की एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल, वो सब आपको क्लियर ही है, लेकिन इसका वीडियो सिर्फ इतना ही है कि वर्क एक्सपीरियंस के पर्सपेक्टिव में कौन कौन लोग हैं जो इस वाली वैकेंसी के लिए अवेलेबल है। सो गाइज, शुरू करते हैं। तो यूपीएससी ने हमें क्या किया? यूपीएससी ने हमें बताया कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 35 साल की आपका एज होना चाहिए। पहली बात, हर चीज के लिए कट ऑफ डेट क्या, 10 अगस्त है, ये हम सबको मालूम भी है। ठीक है, सो अब जो आता है, यूपीएससी ने लिखा है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें? या तो एडमिनिस्ट्रेशन में, या अकाउंट्स में, या एस्टेब्लिशमेंट में। ये 3 कीवर्ड है जिसके हमें अंदर जाना है और फिगर आउट करना है कि कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अकाउंटिंग जो वर्ड है उससे हम लोग शुरू करते हैं। एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि अकाउंटिंग में कौन कौन लोग हैं जो कि एलिजिबल होंगे, ठीक है। अनदर थिंग गाइज, क्योंकि हम लोगों ने पहले एक वीडियो बनाया था, काफी लोग यूट्यूब पे कमेंट भी आए खूब सारे, तो लोग क्या करते रहे कि मैं, मेरा ये डेजिग्नेशन है, या मैं इस कंपनी में काम करता हूं, या मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं। सो गाइज, इट डज नॉट मैटर कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, इट डज नॉट मैटर कि आप कौन सी कंपनी या सरकार में आप कहाँ काम करते हो। व्हाट मैटर्स कि आप क्या काम करते हो। सो डिस्कशन इज नॉट अबाउट डेजिग्नेशन और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कशन इज अबाउट योर जॉब डिस्क्रिप्शन, वहां आप ये सब चीजें करते हो या नहीं करते हो। सो जो हमारा पहला कीवर्ड है अकाउंट्स, इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, एक बार हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस, अकाउंट्स में अगर आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके आसपास अगर आपने कुछ भी काम किया है तो आप एलिजिबल हो। उसके अलावा जो अकाउंटिंग के टिपिकल काम होते हैं, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन किया, ये सब चीजें किया, तो आप एलिजिबल हो। मतलब अकाउंटिंग वाले लोग समझते हैं, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दिस, जो सीए वाले लोग हैं, सीएस वाले हैं, आईसीडब्ल्यू वाले लोग हैं, वो ऑटोमेटिकली ये सब जनता तो एलिजिबल हो ही जाती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फाइनेंस डिवीजन में काम करते हो, किसी कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की, कुछ भी, देन डेफिनेटली यू आर आल्सो एलिजिबल। अब फाइनेंशियल डिवीजन में और भी काम होते हैं विच आर नॉट डायरेक्टली लाइक अकाउंटिंग। अगर आप फाइनेंस डिवीजन में काम करते हो तो आप एलिजिबल हो। जैसे कि अगर आप एम्प्लॉयज के अपने बिल प्रोसेस करते हो, यस यू आर एलिजिबल, ठीक है। देन अगर आप किसी भी बैंक में काम करते हो, किसी भी बैंक में, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक जो भी है, या आरआरबीज में काम करते हो, आप सभी लोग भी डेफिनेटली एलिजिबल हो। सो गाइज, अब तक जो मैं लिस्ट बना रहा हूं, दीज आर 100% एलिजिबल बियॉन्ड एनी डाउट। उसके अलावा कुछ ऐसी भी चीजें आएंगी जहां डाउटफुल केसेस हैं, पर अब जो पहले हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, ये लोग 100% एलिजिबल हैं। अगर आप बैंक में काम करते हो, डन, यू आर एलिजिबल, अपने तैयारी कीजिए, पेपर दीजिए और मेहनत कीजिए। इसके अलावा अगर आप इन्वॉल्व हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिटर्न्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, या लॉग बुक, या फिर ड्राइंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, तो आप सभी लोग भी एलिजिबल हो, आप सभी लोग भी एलिजिबल हो। सो गाइज, ये मोटा मोटा कीवर्ड है जो अकाउंटिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वन मोर, अगर आप कुछ प्लानिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, प्लानिंग या बजटिंग एक्टिविटी आप इन्वॉल्व हो, अगेन बजटिंग इज आल्सो क्लोज रिलेटेड टू अकाउंटिंग ओनली, लेकिन अगर आप प्लानिंग एक्टिविटी में, एनुअल प्लान यार वो सब बनते हैं, यस देन यू आर आल्सो एलिजिबल। सो ये हमारा हो गया अकाउंटिंग वाला, ठीक है। हम एक नेगेटिव लिस्ट भी बनाएंगे थोड़ी देर में कि कौन कौन पक्का एलिजिबल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, सॉफ्टवेयर वाले एलिजिबल नहीं है, अगर आप पुलिस में काम करते हो एलिजिबल नहीं है, उस पर अभी हम आएंगे। सो लेट अस कम टू नाउ सेकंड कीवर्ड। सो सेकंड कीवर्ड हम लोग ले लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट का, ठीक है। सो एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है? सो गाइस, सरकार में एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है आपके सर्विस मैटर्स। सर्विस मैटर्स मतलब, एंड सरकारी लोग इसको समझते भी हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है कि अगर आप एचआर ऑफिसर या एचआर मैनेजर से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, यू आर एलिजिबल। अगर आप एचआर या आईआर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट, इनमें से कुछ भी करते हो, यू आर एलिजिबल। अगर आप रिक्रूटमेंट के काम में हो, प्रमोशन में हो, ट्रांसफर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, अटेंडेंस मैनेजमेंट, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो, बेनिफिट्स, पेंशन, किसी भी काम में आप इनमें से इन्वॉल्व हो, यू आर 100% एलिजिबल। और एस्टेब्लिशमेंट का यही मतलब है सरकार के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। लेट्स कम टू थर्ड कीवर्ड नाउ। थर्ड कीवर्ड क्या है हमारा? थर्ड कीवर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। और ये ऐसा कीवर्ड है जिसमें लोगों को मैक्सिमम डाउट्स है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक जेनरिक वर्ड है, ठीक है। और हर कोई अपना, चाहे कोई भी काम करता है, मे बी अगर कोई साइंटिस्ट भी है, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन तो उसकी लाइफ में भी होता है। कोई पुलिस में काम करता है तो वो भी थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन उसकी लाइफ में होता है, एफआईआर लिखेगा, कागज बनाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो सब लोग एलिजिबल। आपको थोड़ा सा समझना होगा कि एडमिनिस्ट्रेटर के पर्सपेक्टिव में कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है। सो गाइस, एडमिनिस्ट्रेशन की लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं।
अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी मैनेजमेंट में आप इन्वॉल्व हो, यस यू आर एलिजिबल। फैसिलिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो मतलब बिल्डिंग इंफ्रा या उसमें कोई भी आप काम करते हो, यस एलिजिबल। सेकंड वन, अगर आप प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में कोई भी काम करते हो, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, अगर आप आरएफपी बनाते हो, आरएफक्यू या कोई भी प्रोक्योरमेंट वाले ये सब काम जो आप करते हो, यस एलिजिबल। थर्ड थिंग, अगर आप ऑफिस मैनेजमेंट के किसी भी काम में हो, ऑफिस मैनेजमेंट मतलब ऑफिस को रन करने के लिए जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, ये कुर्सी, ये टेबल, ये पेन, ये माइक जो मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ सब, इन सब के आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप इन्वॉल्व हो मैनेजमेंट में, यस यू आर एलिजिबल। और बाकी ऑफिस मैनेजमेंट काफी चीजें और भी होती हैं, सिर्फ कुर्सी मेज नहीं, वो आप खुद ही आप वो समझते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डाक मैनेजमेंट या ये सब चीजें देखते हो, या फिर आप ई ऑफिस वगैरह का आप लोग काम देखते हो, आप लोग भी एलिजिबल हो। इसका मतलब क्या होगा इस, कि जितने भी क्लरिकल वर्क है और जो ऑलरेडी सरकार में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में, जो कि ग्रुप सी या ग्रुप डी, आप लोगों को भी इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। नाउ अब सारे एग्जांपल हम लोग नहीं नहीं दे पाएंगे, जैसे कि अगर आप एक स्कूल में काम करते हो और आप टीचिंग जॉब में हो, नॉट एलिजिबल। लेकिन अगर आप स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में आप इन्वॉल्व हो, यस एलिजिबल। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या कॉलेज में आप रजिस्ट्रार हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, यस यू आर एलिजिबल। वहां आप आरटीआई वगैरह के सब मैटर देखते हो, यस यू आर एलिजिबल। आप एग्जाम कंडक्ट करवाते हो, यस यू आर एलिजिबल। सो गाइज ये सब है जो एडमिनिस्ट्रेशन की एक मोटा मोटा एक डेफिनेशन है। अब गाइज अगर हम एक नेगेटिव लिस्ट बनाने की कोशिश करें कि जो हमें अब तक मिली है, एंड ऑफ कोर्स न तो ये पॉजिटिव लिस्ट और न नेगेटिव, ये दोनों अपने आप में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा फ्लेवर है। और बाकी भी कुछ ऐसे काम होंगे, अब आपको ना खुद उनका अंदाजा लगाना होगा बेस्ड ऑन दिस लिस्ट जो कि हमने आपको बनाई है, ठीक है। उससे आप अंदाजा अपना लगा सकते हो। जैसे कि जितने भी लोग एसएससी से सिलेक्ट होके आए हैं, आई थिंक वो सब लोग भी एलिजिबल है, ठीक है। अब आपको फिगर आउट करना है बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस। अनदर थिंग गाइज, ये जो है ना, हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है बेस्ड ऑन अवर प्रीवियस एक्सपीरियंस या जो भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने रिसर्च किया है, दिस द बेस्ट रिसोर्स विच यू कैन गेट। हमारे पास ना 100% श्योरिटी का कोई तरीका है भी नहीं। अगर आप यूपीएससी में जाके पूछोगे कि हमें बता दो हम एलिजिबल, वो आपको कभी नहीं बताएंगे। आप आरटीआई भी फाइल कर लो, उसका भी जवाब ऐसा आएगा कि नोटिफिकेशन देख लो, वो तब भी नहीं बताएंगे। सो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बाकी भी यूपीएससी बड़े सारे एग्जाम्स कराता है जहां एलिजिबिलिटी में डाउट्स होते हैं, जैसे कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का एग्जाम है, उसकी एलिजिबिलिटी में भर भर के डाउट है, लेकिन उन डाउट को क्लैरिफाई करने का कोई रास्ता कहीं नहीं है। सो देर इज नो प्लेस जहां आप जाओगे और आपको कोई कहेगा 100% इन और आउट, नहीं, हमेशा एक डाउट रहेगा। और उसके लिए यूपीएससी फाइनल अथॉरिटी है, पर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जो आपके पास है। बाकी इसके बियॉन्ड आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, ठीक है। अब अगर नेगेटिव लिस्ट पे हम लोग बात कर रहे थे, तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आईटी में काम करते हो, नॉट एलिजिबल। अगर आप टीचिंग करते हो, नॉट एलिजिबल। अगर आप मान लो पुलिस में काम करते हो, नॉट एलिजिबल। अगर आप एडवोकेट हो, नॉट एलिजिबल। सो गाइज ऐसा, अगर आप माइनिंग इंजीनियर हो, नॉट एलिजिबल। सो गाइज ये एक मोटा मोटा, या बाकी कोई भी इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर है, माइनिंग इंजीनियर, कोई भी है जो कोर उसका काम करता है, ऑल ऑफ देम आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। सो बाकी इसके अलावा भी आप लोग थोड़ा अपना जो देखना है। सो गाइस एट द एंड ऑफ द डे डेजिग्नेशन मैटर नहीं करता है, व्हाट मैटर्स इज कि जो ये तीन कीवर्ड हैं जो यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन में डाले हैं, इनमें से क्या काम आप करते हो या नहीं करते हो। जैसे कुछ लोगों को 100% श्योरिटी है, एचआर वाले तो भर भर के एकदम आंख बंद करके आप अप्लाई कर दो, अकाउंट्स वाले तो बिल्कुल एकदम अप्लाई कर दो, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सारे बैंक वाले जो लोग काम करते हैं, अप्लाई कर दो आप, ठीक है। अब बैंक में कुछ भी करते हो सब चलेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जस्टिफाई कर ही दोगे। अनदर थिंग गाइज कि यूपीएससी का प्रोसेस क्या है। आपने फॉर्म भरा, अभी फॉर्म भरा तो हर एक आदमी को एडमिट कार्ड आएगा, इस लेवल पे कोई भी जांच नहीं होगी। एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्जाम देने जाओगे। अब जिसके नंबर ठीक आएंगे, उन लोगों की एक लेवल की फिर उस टाइम जांच करेगा यूपीएससी। और फिर अगर उस जांच में आप मैच नहीं करते हो, आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट अभी अपलोड करे हो,
तो आपको एक मौका भी मिलेगा अपना दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। अगर पहली मतलब उसका 15 दिन का टाइम देगा यूपीएससी कि दोबारा सबमिट कर दो, ये वाला डॉक्यूमेंट काफी नहीं है या जो भी उसमें डेफिशिएंसी है। इसका मतलब क्या है कि अभी जो तुम्हारे पास अपलोड कर दो, अगर रिटर्न में पास होते हो फिर से तुम्हें एक बार मौका मिलेगा। बट ट्राई की आप जो भी काम करते हो उसमें कैसे आप इन शब्दों को अपने उसमें लेके आओ। ये एंड दिस मोर रेलेवेंट विद प्राइवेट सेक्टर गाइज, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने सीवी में, अपने रेज्यूमे में आप डिस्टोर्ट चीजों को कर ही सकते हो। सो मेक श्योर कि आप जो भी अभी एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भर रहे हो उसमें कैसे घुमा फिरा के आप इनको थोड़ा डिस्टोर्ट करके ये वाले कीवर्ड आप लेके आ सकते हो। बाद में तो आपसे वो लोग मांगेंगे ही, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी लोगों के डाउट्स हैं कि जैसे और हमारे पास एक्चुअली कमेंट आया, आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, कि मैं अपने पिताजी की दुकान में हेल्प कराता हूँ अकाउंटिंग में, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? हमें नहीं लगता कि यूपीएससी इसको कंसीडर करेगा। बाकी आप अपना इसमें डिसीजन आप इसमें ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गाइज, यस, कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो कुछ डॉक्यूमेंट हमने देखे भी हैं, इसमें यूपीएससी ने बताया कि ये लोग एलिजिबल नहीं है, ये एलिजिबल है। जैसे कि यूपीएससी ने लिख दिया है कि सॉफ्टवेयर वाले लोग एलिजिबल नहीं है, पिछली बार टीचिंग वाले लोग एलिजिबल नहीं थे। अब गाइज दिस एलिजिबिलिटी की जो नेगेटिव लिस्ट यूपीएससी की साइट पे पड़ी हुई है इन डॉक्यूमेंट्स में, दिस इज बेस्ड ऑन कि जिन लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। अब इस बार जब लोग फॉर्म भरेंगे फिर लोग अपना अप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स उसमें एक अपना लिस्ट बनेगा, उसमें एक अपना लोग उसमें बताएंगे कि भाई मेरा एलिजिबिलिटी, एंड उसके बाद फिर कुछ क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे। बट बेस्ड ऑन दिस आई थिंक आप अपना यू कैन यूज योर विजडम। अनदर थिंग, नोटिफिकेशन में एक ये वाला कीवर्ड भी लिखा हुआ है कि यूपीएससी हैज डिस्क्रिशन टू फॉर रिलैक्सेशन। तो कुछ लोगों ने लिखा कि मेरे पास 3 साल का नहीं है, मेरे पास 2 साल 9 महीने का या 2.5 साल का, तो मैं क्या एलिजिबल हूँ? सो गाइज हमें नहीं लगता कि कभी ये चीज काम आती है, हालांकि वहां लिखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं लगता कि, क्योंकि अप्लाई करने वाले लोग इतने ज्यादा होते हैं कि कभी इन चीजों को देखने का मौका भी नहीं मिलेगा और यूपीएससी आउटराइटली रिजेक्ट कर देगा। सो ऑलरेडी यूपीएससी ने वहां लिखा है कि यूपीएससी हैज डिस्क्रिशन और वो सब चीजें, पर वो कभी काम नहीं आता है। तो 3 साल से अगर कम है तो आप अप्लाई मत कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना जीवन में किसी और चीजें मेहनत कीजिए, ठीक है। देन ऑफ कोर्स एल क्लोज, एक काफी अच्छा मोटा मोटा हमने आपको फ्लेवर दे दिया है, बट एट द एंड ऑफ द डे यूपीएससी की एक अपनी माया है, उनका एक अपना तरीका है, और उसके बेस पे आपको अपनी चीजों को प्लान करना होगा। मेक श्योर कि आप जो अपना डॉक्यूमेंट अभी अपलोड करोगे वेबसाइट पे, उस पे यूपीएससी के पोर्टल पे अपलोड करोगे, पुट मोर रेलेवेंट कीवर्ड्स, पुट मोर कीवर्ड्स विच आर अराउंड दोज एरियाज विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो इसमें से अपनी लिस्ट बना के अपने रेज्यूमे को थोड़ा रिवर्क करके अब वैसे ही करके डाल दीजिएगा। ऑफ कोर्स आपको कल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से इसको एक लेटर भी आपको जमा कराना होगा, तो वो भी आपको एक बार बात देखनी होगी कि आपको कल को आपका मैनेजर है ये अप्रूव करके आपको दे भी, जब आप यूपीएससी में इसको सबमिट करोगे तो वो चीज भी आप एक बार देख लीजिएगा। नाउ गाइज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप, अगर आप एलिजिबल हो और आप आगे बढ़ना चाहते हो कि आप कैसे एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, सो व्हाट आई एडवाइज यू कि आप ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट पे जा सकते हो, और वेबसाइट पे अगर जाओगे यू हैव टू क्लिक ऑन सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ, क्लिक ऑन दिस, अनदर पेज विल ओपन अप, और यहाँ हम लोगों ने अच्छे से बताया हुआ है। अच्छा, अगर आप यहाँ जाओगे तो ना यहाँ 2-3 वीडियोस भी डला हुआ है, खासकर सिलेबस के बारे में, कि अब 2 सिलेबस हैं, एक सिलेबस 2022 में था, एक सिलेबस उससे पहले था, कौन से सिलेबस से तैयारी करनी है, या फिर एग्जाम पैटर्न और वेटेज ऑफ टॉपिक्स क्या मतलब रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, इनके बारे में कुछ वीडियोस हम लोगों ने बना के डाला हुआ है, गो इसका आप देख सकते हो। अगर आपको एनरोल करना है हमारे साथ, वेबसाइट पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। सो बिफोर आई गो, हम अपना परिचय एक बार दे देते हैं आपको। सो आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस, और हम कई चीजें करते हैं, लेकिन जो आपके लिए रेलेवेंट है उसमें जो यूपीएससी के आरटीज होते हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं, जैसे कि एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर इन ईएसआईसी, एमओएलई,
या ईपीएफओ, एपीएफसी, सो स्टोर ऑफिसर, इन सारे एग्जाम्स के लिए हम आप लोगों को कोचिंग करते हैं और पिछले हम 7-8 साल से इसको हम लोग कर रहे हैं। एंड दैट्स ऑल गाइज, ऑल द बेस्ट। अगर इसके बारे में कुछ डिस्कस करना है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हो, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना, अब ये सब लिखना बंद करो कि मैं मेरा ये डेजिग्नेशन है, ये कंपनी है, क्योंकि हम यहाँ से आपको नहीं बता पाएंगे कि आप क्या काम करते हो। लेकिन हमने इस वीडियो में एक काफी अच्छा फ्लेवर दे दिया है। नाउ आपको मेकआउट करना है इस वाले एनालिसिस से कि आप कितने इन कीवर्ड से क्लोज हो या नहीं हो। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।